दोस्तों पिछले कुछ समय से आप मोंगला पोर्ट के बारे में सुन रहे होंगे। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में एक पोर्ट है जो कि चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इस पोर्ट के साथ जो एक डिबेट गरमाई वो डिबेट थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डिबेट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। अगर मैं इसको एक वाक्य में समझाने का प्रयास करूं तो आप ये समझिए कि भारत को घेरने की चाइना की एक ऐसी रणनीति जिससे चाइना भारत के ऊपर एक दबदबा फिट कर सके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना वर्चस्व है जो वो कायम कर सके। लेकिन भारत को भी पीछे कहां हटना था, भारत को भी जवाब जरूर देना था। हम सब इस चीज का वेट भी कर रहे थे कि अब किस तरीके से भारत इस एंगल को काउंटर करेगा। तो यहां पर अब उसका जवाब है जो वो आ चुका है और जवाब है सबांग पोर्ट। इंडोनेशिया की विजिट होती है भारत के प्रधानमंत्री की और वहां पर आप ये देख पा रहे हैं अस्त्र मिसाइल ब्रह्मोस और सबांग पोर्ट। तो आज की चर्चा है सबांग पोर्ट पर। सबांग पोर्ट की वजह से एक और नई डिबेट जो आई वो है नेकलेस ऑफ डायमंड यानी कि हीरो का हार। हीरो का हार ये हमारी रणनीति होगी चाइना को घेरने की। उसके अलग अलग पोर्ट के चारों तरफ हम अपने पोर्ट बना करके चाइना को चारों तरफ से यहां पर घेर सकते हैं। आइए इस पूरी डिस्कशन को आज मैं आपके साथ यहां पर समझाऊंगा, पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्या है ये नेकलेस ऑफ डायमंड और क्या है भारत और चाइना का यहां पर एंगल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और मैं आपके सामने आज ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड को क्लियर करने वाला हूं। चलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये आप यहां पर जो रेड रेड कलर के बिंदु समझ रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए चाइना के बारे में आप ये बात जानते हैं कि सर चाइना की जो बड़ी समस्या है वो ये है कि उसका जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आते हैं, मतलब गैस जो तेल, उसका 80% जो पार्ट है वो आपका जो भी वेस्ट एशिया से आ रहा है, यूरोप से जो भी सामान आ रहा है उसको कहीं ना कहीं घूम फिर करके इस रास्ते से निकलना पड़ता है। ये जो एक रास्ता आप देख रहे हैं सकरासा रास्ता, ये जो सकरासा रास्ता आप देख रहे हैं ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो ये यहां पर भारत के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने की एक बढ़िया रणनीति तैयार कर देता है। क्यों? क्योंकि पूरा घूम घाम के कहीं से भी आओगे जाओगे तो बेटा यहीं से और फिर उसके बाद साउथ चाइना सी में जाकर के फिर आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब एक तरीके से आप ये जानते हैं कि चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में नहीं है। इंडियन ओशन में अगर कहा जाए तो भारत की प्रेजेंस ज्यादा है और अगर इस पूरे हिस्से में अगर कहा जाए तो मतलब साउथ एशिया में अगर कहा जाए तो चाइना और इंडिया ये दो बड़े एक ऐसे देश हो जाते हैं। दो बड़े देश हैं क्योंकि तो होता है कि आपके आसपास भी आप देखेंगे कि दो बड़े पड़ोसी जो होते हैं तो जो आसपास के जो छोटे लोग होते हैं, है ना, मतलब छोटे छोटे जो देश हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं एक दबदबे में रहते हैं, एक दबाव महसूस करते हैं। ये दबाव दोनों तरफ से होता है। आप ऐसे समझिए कि आपका एक बंगला बना हुआ है और उस बंगले के आसपास कुछ झुग्गी झोपड़ियां भी रहती हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति है जो वो इस बंगले वाले से डरेगा कि पता नहीं साहब की कार कब आएगी और हमको कुचल के निकल जाएगी। और वहीं साहब भी इस बात से डरेंगे कि अगर किसी भी दिन मेरा ताला खुला रह गया या जरा सा भी कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई तो एक तरीके का विद्रोह देखने को मिल सकता है या मेरे घर में कुछ चोरी डकैती जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं जो वो नेचुरल दिक्कतें कहा कहना चाहिए वो बनी रहती हैं। तो जब आप नेचुरल दिक्कत की बात करते हैं तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि सर कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती रखना जिससे कि जब भी कभी चाइना हमारे ऊपर आंच आए तो भारत हमें बचाए या भारत हमारे ऊपर हावी हो तो चाइना उससे हमें बचाए। तो इस तरीके की रणनीति इस पूरे एरिया में चलती रहती है। चाइना की बात करें तो चाइना का एक दर्द है कि भाई इंडियन ओशन में मैं हूं नहीं और इंडियन ओशन में मैं क्यों नहीं, मैं जब नहीं हूं तो यहां पर इंडिया है जो अपना वर्चस्व कायम कर रहा है और यहां पर जो भी ये जो इंडियन ओशन वाले जो देश हैं इन सबके साथ अगर भारत अपनी तरफ इनको करता है तो चाइना यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये चाइना अपने आप को कमजोर फील कर सकता है। वहीं चाइना की वन चाइना पॉलिसी है जो उस वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत इस वन चाइना पॉलिसी को, वन चाइना का मतलब भारत चाइना का जो पुराना जो सिस्टम था एंशिएंट टाइम पर जो चाइना हुआ करता था, चाइना उसको फॉलो करता है कि भाई ये है हमारा चाइना। तो भारत ने उसको वरीयता या आप कह सकते हैं मान्यता दे रखी है। भारत की ये गलती है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन दे रखी है। लेकिन वो समय और था जिस समय इसको मान्यता दी गई थी। खैर फिलहाल आज चर्चा उस बात पर नहीं है, वो एक एंगल है, जियोपॉलिटिक्स पर जब बात करेंगे तब इस पर भी आएंगे। आज आप समझिए इसको। तो चाइना ने इस पार्ट को काउंटर करने के लिए कि भाई इंडियन ओशन में
मैं कमजोर पार्टनर ना बन जाऊं, है ना, क्योंकि चाइना इस लेवल पर आज विकसित हो चुका है कि वो यूएस को टक्कर दे रहा है। तो जब वो यूएस को टक्कर देने की कंडीशन में आ चुका है तो उसको बाकी एरियाज को भी मैनेज करना होगा। तो उसको मैनेज करते हुए तो अपना जस्ट पड़ोसी जो कि भारत, एक दुश्मन देश है उसके लिए, दुश्मन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत चाइना के साथ एक युद्ध लड़ चुका है, और जब भी हम किसी देश के साथ युद्ध लड़ लेते हैं तो फिर हम उसको क्या है, एक एनिमी कंट्री या फिर आप ये कह सकते हैं एनिमी एलियन के रूप में पहचान देते हैं। भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एनिमी एलियन कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। और यहां पर बात यह है कि चाणक्य की जो रणनीति है वो सटीक बैठती है कि भाई पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है। तो पड़ोसी इंडिया और इसका पड़ोसी पाकिस्तान, तो ये दोनों हो गए दोस्त, ठीक है। और ये दोनों क्योंकि दोस्त हो गए तो इसका सहारा लेकर के चाइना ने भारत को घेरने की एक रणनीति बनाई जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। उसके लिए उसने अलग अलग पोर्ट का विकास किया अलग अलग जगहों पर, जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट, मालदीव में एक पोर्ट, सेशल्स में, तंजानिया में, केन्या में, जिबूती में, ओमान में, यहां पर आप देखिए ग्वादर में एक पोर्ट इन्होंने बनाया। वैसे ही यहाँ म्यांमार में एक पोर्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि चिटगांव पोर्ट आपका बांग्लादेश में, और इसके पास अब जाकर के मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट के लिए इतनी ज्यादा चर्चा क्यों रही? मोंगला पोर्ट के लिए चर्चा इसलिए रही क्योंकि मोंगला पोर्ट का एक नजरिया हमारे इंडिया का, जो इस जगह पर चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो उसके साथ भी मिलाकर के देखा गया कि अगर मोंगला पोर्ट में चाइना की प्रेजेंस हो गई तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो उस पर आघात आ सकता है, मतलब उस पर है जो वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहां से चाइना है जो, चाइना के लिए रीच बहुत आसान हो जाएगी हमारा 24 किलोमीटर का एक जो छोटा सा पतला सा सकरा क्षेत्र है, उस सकरे क्षेत्र के लिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को आप ठीक से समझ पाए होंगे। और अब मैं आगे की कहानी बताता हूं कि भाई भारत ने इस पर किस तरीके से जवाब दिया है। तो भारत के इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट होता है, ये कहानी चल ही रही थी, और इस कहानी के साथ हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो वो काफी चर्चा में आया, सवालों के घेरे में भारत देश आने लगा कि भाई भारत इसको किस तरीके से काउंटर करेगा, क्योंकि चाइना भारत को नीचे से पूरी तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में घेर चुका है। और कहने को तो ये सारी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि मैं अपने कॉमर्शियल एंगल के लिए ये सब कर रहा हूं, लेकिन सभी ये बात जानते हैं यहाँ पर इनके सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। और क्योंकि यहाँ पर इनके सैन्य अड्डे मौजूद हैं तो इसके तहत ये एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है कि ये जो सैन्य अड्डे हैं वहां से अगर कभी भविष्य में आगे तनाव बढ़ता है, और तनाव अगर बढ़ेगा तो भारत को, यहां पर आप देख पा रहे हैं चाइना का एक फ्रंट, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान का, और तीसरा फ्रंट है जो पानी वाला फ्रंट भी अब खाली नहीं है, छूटा नहीं है। तो चारों तरफ से भारत को घेरा जा सकता है। अब इस बात को समझ के आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या बात हुई, अगर चाइना हमें चारों तरफ से घेर लेगा तो हम क्या कैसे करेंगे? धैर्य रखिए, उसका जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है। क्योंकि बात यहां पर है कि उसके बाद क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री की विजिट होती है इंडोनेशिया, और इंडोनेशियन की विजिट में भारत के प्रधानमंत्री वहां पर कई सारे हैं जो एग्रीमेंट करते हैं। और पहले वाली खबर को जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी तसल्ली आपको होगी। तसल्ली यह है कि इंडिया शबांग पोर्ट, भारत का सबांग पोर्ट है जो डील विद द इंडोनेशिया टू मूव द चेकमेट चाइना। इस मोंगला पोर्ट को चेकमेट करने के लिए भारत ने सबांग पोर्ट है जो, सबांग पोर्ट को डेवलप, भारत है जो सबांग पोर्ट को यहां पर डेवलप करेगा। ड्यूरिंग द प्रधानमंत्री की विजिट इंडिया एंड इंडोनेशिया एग्री हो गए कि ज्वाइंटली डेवलप द सबांग पोर्ट नियर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। अब मेरी अभी थोड़ी देर और रुकिए, आपको मजा आने वाला है, आप ये बात समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। चलिए, ये भी आप खबर देख रहे थे कि इंडोनेशिया के साथ हम अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और आपकी जो सबांग पोर्ट है इसका है जो यहाँ पर डेवलप करेंगे, ठीक। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कॉन्सेप्ट है जो, ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स समझाया, वही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो रणनीति है इसका तात्पर्य है कि भारत को घेरने के लिए समुद्री संपर्कों से युक्त सैन्य और व्यापारिक सुविधाओं का एक नेटवर्क को बना लेना। और ये जो शब्द है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शब्द, ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि 2004 में अमेरिकी रक्षा सलाहकार, क्या नाम है, बूज एलन हैमिल्टन, इनके द्वारा है जो वो चीन के बढ़ते हुए समुद्री प्रभाव का वर्णन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल है जो वो किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पोर्ट है जो उनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हम्बनतोता आपका श्रीलंका में हो गया, ग्वादर आपका पाकिस्तान में हो गया, कोकोस आइलैंड म्यांमार में हो गया, क्यूप्यू पोर्ट है जो वो आपका म्यांमार में हो गया, चिटगांव बांग्लादेश में, जिबूती है जो वो, इसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ फेमस पोर्ट है जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको जवाब की बात कर रहा था वो जवाब है नेकलेस ऑफ डायमंड का। नेकलेस ऑफ डायमंड की अगर बात करते हैं तो नेकलेस ऑफ डायमंड भारत ने भी क्या कहा कि चलो बेटा
तुम हमको ऐसे ऐसे घेरोगे तो हम तुमको और बड़ा एक नेकलेस बना देते हैं। तुमने मोतियों की एक माला तैयार की है हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए हीरो की माला है जो वो तैयार कर देते हैं। हीरो की माला को हम, तो कहने का मतलब है कि जहां जहां चाइना ने अपने पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया है उसके चारों तरफ चाइना को घेरते हुए इंडिया ने भी जवाब देने के लिए अपने अलग अलग पोर्ट हैं जो वो बना लिए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अंडमान एंड निकोबार ये इकलौता ऐसा कमांड है भारत का जो कि जहां पर आप कह सकते हैं कि ट्राई सर्विसेज मौजूद है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों यहां पर मौजूद आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस जगह पर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और अंडमान एंड निकोबार में हम निकोबार पोर्ट है जो वो इसको डेवलप कर रहे हैं। और जो निकोबार पोर्ट है ये आप समझिएगा कि अब चाइना को जब सामान लेकर के जाना है तो इस रास्ते से जाना है, और यहां पर देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि दरबारी खड़े हैं दोनों तरफ, है ना, आपको निकलना है और इधर बीच में क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड हैं जो वो खड़े हुए, दरबारी खड़े हुए हैं कि भाई बताओ क्या लेकर के जा रहे हो, थोड़ा सा चेक करा के तब आगे निकलो। ऐसा कुछ चेक नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर आप गड़बड़ करेंगे तो ये चीज की जा सकती है, या हमें तैयारी, देखिए आप ये समझ लीजिए कि पूरे जियोपॉलिटिक्स में या पूरे आईआर में सारी चीजें किस शब्द पर टिकी हुई हैं, एक शब्द पर, शब्द है डिटरेंस, मतलब डर कायम करना। कोई कुछ करे या ना करे, जैसे कि न्यूक्लियर एग्जांपल में आप ले लीजिए, न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार, नाभिकीय हथियार का यूज कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो नौ देश जिनके पास न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, वो सॉरी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कहीं ना कहीं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आप डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने पंगा लिया तो उस केस में हाल है जो वो बुरा हो सकता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर एक डेटरेंस, तो सबांग पोर्ट है जो वो इंडोनेशिया का इस जगह पर हो गया, ये ऊपर मलेशिया हो गया, और इधर आपका ये मान लीजिए कि यहाँ पर अंडमान का, ठीक है। तो ये हम सबांग पोर्ट और ये अगर हम ये दोनों डेवलप करेंगे तो चाइना का कोई भी सामान है जो आएगा वो सब यहां से होते हुए ही आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बताया था जो कि चाइना ने विकसित किया, तो हमने उसके काउंटर में चाबहार पोर्ट को विकसित कर दिया। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिबूती पर, जिबूती जो कि अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिबूती में मैंने आपको बताया था कि चाइना ने डेवलप किया है, उसी के पास में यहाँ पर दुक्कम पोर्ट आप देख लीजिए, दुक्कम पोर्ट है जो वो इंडिया ने डेवलप कर लिया है। इसके अलावा अगालेगा पोर्ट है जो वो मॉरिशस में यहाँ पर हमने डेवलप किया है। इसके अलावा बहुत सी साझेदारियां कर रखी हैं, जिसमें कि हम चांगी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर अजम्पशन आइलैंड्स है जो आपके सेशल्स में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर जहां जहां चाइना ने अपने बेस कैंप बना रखे हैं वहां हमने या तो जैसे कि डियागो गार्शिया किसका है, ये यूएस के कंट्रोल में है, और क्योंकि ये यूएस के कंट्रोल में तो भारत के साथ उनकी साझेदारी है, ठीक है। तो अगर चाइना एक्टिव होता है तो उसके जस्ट पीछे से भारत एक्टिव हो जाएगा, तो चाइना को भी ये बात पता। अब देखो कोई भी एक्टिव नहीं होगा इनमें, क्यों? क्योंकि नुकसान बराबर का है। तो जब नुकसान बराबर का होता है, आप जब चीज को काउंटर कर देते हो तो उससे क्या हो जाता है कि स्टेलमेट की कंडीशन आ जाती है, यथास्थिति की कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर यथास्थिति बनाने के लिए भारत ने भी एक दांव यहां पर खेल दिया है। मेरे ख्याल से ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। और अब मैं थोड़ा सा इसके इंपैक्ट पर बात करूंगा। देखो इंपैक्ट पर अब अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो इंपैक्ट आप समझ लीजिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो इंपैक्ट है। और अगर मैं नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति के बारे में बात करूं, जैसे कि वहां पर अभी मैंने आपको बताया कि उस शब्द का जो निर्माण है, जो ये वाला जो शब्द है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो ये 2004 में अमेरिकी रक्षा सलाहकार है जो बूज एलन हैमिल्टन ने किया। वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड वर्ड है, ये कहां से आया? ये वर्ड है जो ये आपका पूर्व विदेश सचिव ललित मान सिंह ने 2011 में इसको गढ़ा था। वो एक जगह पर भाषण दे रहे थे थिंक टैंक में, और उस भाषण के दौरान है जो वो उन्होंने ये शब्द है जो वो बोल दिया, ठीक है। तो वहां से इस नए शब्द की उत्पत्ति यहां पर होती है, और मेनली इसका काम क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। और क्वाड आप समझते हैं, क्वाड का मतलब 4 देश, क्वाड का मतलब 4 देश, एक हो गया यूएस, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया जापान, और एक भारत, ठीक है, भारत इंडिया, ठीक है। ये एक संगठन, एक तरीके से सैन्य संगठन, या यूं कहें कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक ग्रुप है, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक ऐसा ग्रुप जो कि आप देख रहे हैं कि सभी ताकतवर देशों का है,
हालांकि कुछ जगहों पर यहाँ पर यह भी समझ में आया है, देखो जब जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में आपको ये बात समझनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। सगा से मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर क्या है कि फायदा नुकसान है जो वो अगर बराबर का नहीं है तो फिर आदमी दूसरी तरफ टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे देशों को ढूंढा गया है जो चाइना के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनके साथ है जो वो भारत ने एक अपना सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से यहाँ पर बना रखा है। हालांकि ये भी कहा नहीं जाता है डायरेक्टली, कहा तो यही जाता है कि डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए हमने ये किया है, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो रणनीति ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए हर तरीके से रणनीति इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में बात करूं या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बात करूं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अगर आप बात करते हैं तो देखो समुद्री सुरक्षा को खतरा है। इसकी वजह से क्या है, हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको खतरा है, क्योंकि वहां पर चाइना ने घेर रखा है और हमारे जो जहाज है उसको वो काउंटर कर सकता है। तो एक प्रॉब्लम मैरीटाइम सिक्योरिटी की। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सामरिक प्रभाव की, मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी आप समझ गए। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब पानी में जो प्रभुत्व है वो भारत अपना चाहेगा, लेकिन चाइना ने अपने बेस कैंप बना दिए और इस रीजन का सबसे ताकतवर देश है, तो इसलिए वो पानी में अपनी सिक्योरिटी भी चाहेगा। ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आ गई कि हमारे लिए कंसर्न हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसका काउंटर देना होगा, जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो रणनीतिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से आप यहाँ पर समझिए कि जितने भी यहाँ पर जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, वो इंडिया चाहेगा कि ये मेरी तरफ रहे, चाइना चाहेगा कि मेरी तरफ रहे, तो वो देश किसकी तरफ जाएंगे? जो ज्यादा ताकतवर होगा उसकी तरफ यहाँ पर जाएंगे। तो अगर भारत कमजोर दिखेगा तो सारे देशों का झुकाव है जो वो चाइना की तरफ हो जाएगा, जो कि भारत के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की क्या है, एक वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत, चाइना है जो अपने एरिया का विस्तार करता रहता है ना, अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहता है, और उसके तहत उसने साउथ चाइना सी में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ वो विवादों में जुड़ा हुआ है, क्योंकि साउथ चाइना सी का एक बड़ा सारा पार्ट है जिसको वो कहता है कि ये तो मेरा है। ठीक है, जिसको वो कहता है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे देश हैं, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब के साथ वहां पर उसके साथ यहाँ पर उसने क्या है, एक 9 डैश लाइन बना दी है, और 9 डैश लाइन है जो वो बताती है कि ये पूरा मेरा एरिया है। नॉट डैश बना दिया है कि भाई ये मेरा एरिया है, तो जिसमें आपको पता है कि सर नॉटिकल माइंस की पानी की जगह है जो कौन सी किसकी होती है, तो फिक्स है ना, 12 नॉटिकल माइन तक टेरिटोरियल एरिया होता है। ये बात जानकारी आप जानते होंगे कि सर पानी से 12 नॉटिकल माइन तक टेरिटोरियल एरिया होता है, और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि टोटल 24 नॉटिकल माइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटिगुअस जोन होता है, टेरिटोरियल एरिया हो गया, ये कंटिगुअस जोन हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ईईजेड आता है। ईईजेड ये कहां तक होता है सर, 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको है। तो अगर ये है तो सभी देश इस जगह पर अपना अपना क्लेम करेंगे कि ये तो भाई हमारा आइलैंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाइना है जो वो अपना क्लेम करता है। तो ये जो विस्तारवादी नीति है, इस विस्तारवादी नीति से बाकी लोग नाराज है। भारत ने इसको मान्यता दे रखी है। देखिए ये बात आप समझिए कि जो आप आज के चाइना की बात करते हैं, चाइना का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आज का चाइना जो है, माओ जेडोंग ने जिसकी शुरुआत की है, यूं समझ लीजिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, और इससे पहले वाला जो चाइना था वो एक तरीके से क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री था। डेमोक्रेटिक कंट्री को भगा करके उन्होंने यहाँ पे जो मेन गवर्नमेंट थी, इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको भगा करके कहां भेज दिया, ताइवान में। तो इस समय जो ताइवान से जो सरकार चल रही है वो इनकी डेमोक्रेटिक सरकार, आज भी वो डेमोक्रेटिक सरकार। ठीक है, हालांकि चाइना कहता है कि वो हमारा पार्ट है, और यूएस का क्योंकि उसको सपोर्ट है तो चीजें चल रही हैं, लेकिन इसका भी विकल्प दे दिया कि भाई हमारे आप अंडर में आ जाइए, अदरवाइज कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेटिक, तो खैर वो एक अलग बात होगी, अलग एंगल हो गया। लेकिन आप फिलहाल ये समझिए कि विस्तारवादी नीति है जो चाइना की, वो एक खतरा हमारे लिए पैदा कर रही है। इसी विस्तारवादी नीति के तहत इंडिया का जो अक्साई चीन वाला एरिया है, उसका 38,000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो है जो वो कब्जा किया जा चुका है। अभी स्टूडेंट का एक मैसेज भी आया था कि सर क्या अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है क्या? अभी तो देखो बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो उनका क्लेम आ रहा है कि हमारे कुछ एरिया में चाइना है जो आ चुका है, लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली अभी इसको डिनाई किया हुआ है, इस स्टेटमेंट को डिनाई किया। तो किसी भी तरीके की अनर्गल खबर के साथ आपको नहीं जाना, जब तक सरकार खुद से ये बात नहीं बताती है, नहीं आप कह सकते हैं कि डिक्लेयर करती है, तब तक इस बात का की कोई पुष्टि नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है, खैर वापस आते हैं और समझते हैं इसके
आगे के एंगल को, तो सामरिक प्रभाव को आप समझ गए, सामरिक प्रभाव दूसरे लोग हैं जो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भाई हमारा काम था डेवलपमेंट करना, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सुरक्षा सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या होगा कि अब हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें अपना पैसा है जो वो इन जगहों पर भी डाइवर्ट करना होगा। हम अपने देश पर फोकस करने की बजाय सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दूसरी चीजों पर भी हमें फोकस करना होगा। अपनी नेवल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मतलब डिफेंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये हमारी एक मजबूरी है। तो जो पैसा हम अपने स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते थे, अब वो पैसा हमारा डाइवर्ट होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये हमारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ता ही है। और इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव है ना, कि भाई एक नया डेवलप कर लिया इसने, एक नया पोर्ट है जो ये बना रहा है, तो भारत की मजबूरी होगी कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा अब हमें भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा उप महाद्वीप में अस्थिरता, अस्थिरता को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि सीपैक है ना, सीपैक। अब ये क्या चीज है सर, ये क्या चीज है? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चाइना है जो वो यहां से घेर रहा है, तो चाइना ने ऐसे घेरा। इसके अलावा यहां पर ग्वादर पोर्ट से सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, तो यहां पे ग्वादर से शुरू होगा और इधर काशगर करके जगह है, काशगर में जाके कनेक्ट हो जाएगा। काशगर में यहां पर क्या है, तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जा रहा है, ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जा रहा है उससे जो एक बेल्ट है जो वो इस तरीके से कनेक्ट की जा रही है ताकि सामान है जो वो यहां पर आए और यहां से सीधे भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि सर उप महाद्वीप में एक तरीके से अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, भारत को घेरने के लिए ये है जो वो एक सीपैक है जो वो बनाया जा रहा है। और इसी में मोंगला पोर्ट का भी नाम आ जाता है कि सर ये जो मोंगला पोर्ट बनाया जा रहा है विच इज वेरी नियर बाय फ्रॉम चिकन नेक, यहां पर इस जगह पर अगर आप सामान यहां पर आएगा तो हम ये यहां से क्या है कि इस पोर्ट के थ्रू है जो वो डायरेक्टली चाइना में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो रिसेंट का एक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ये सर उप महाद्वीप में एक तरीके से कहीं ना कहीं अस्थिरता जैसी स्थिति है जो वो ला देता है, चारों तरफ से इंडिया को घेरता हुआ दिखता है। तो इसकी वजह से भारत की एक मजबूरी होती है कि हम एक नेकलेस ऑफ डायमंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है जो वो में हमारा वर्चस्व भी बना रहे और हमारी सुरक्षा भी यहाँ पर कायम रहे। क्लियर? ठीक है, तो यह रणनीति भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? उद्देश्य पहले समझ लेते हैं। उद्देश्य देख लीजिए, चीन की घेराबंदी को तोड़ना, ठीक है, हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखना और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये इसका एम हो जाता है कि भाई ये जो चाइना हमें घेर रहा है उसका काउंटर कर दें और इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में जो चाइनीज पनडुब्बियां घुस घुस करके छुप छुप करके सबमरीन्स जो हमारे एरिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर है जो वो नजर रख पाए हम आसानी से, इसके लिए हमें भी अपने पोर्ट्स को डेवलप करना होगा। ठीक है, अब यह रणनीति भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक तो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और भारत और चाइना दोनों ही अपना अधिकांश कच्चा तेल है जो वो इसी क्षेत्र से मंगाते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र से? जहां जहां से ये मतलब आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की तरफ से जहां तेल आता है। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए, तो ऊर्जा सुरक्षा में अब तेल आ रहा है, पता चला यहाँ पे चाइना का बेस है तो उसने भारत का रोक दिया, तो भारत का तेल ना रुके। जैसे कि ग्वादर एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ग्वादर के पास से अगर आ रहा है तो हमारा बगल में चाबहार है ना, उसको काउंटर करने के लिए, तो अगर चाइना यहाँ पर रोकेगा हमारे सामान को तो हमारा चाबहार है जो वो उसको बैलेंस करेगा या चाइना का सामान हम भी रोक सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो हिंद महासागर का कोई भी हिस्सा चाइना के अधिकार में न रहे, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जो वो संकट में आ सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभाव के लिए भी ये जरूरी है। साउथ ईस्ट एशिया है जो आसियान देश है और हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को यहाँ पर मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, डिप्लोमेटिकली अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज के साथ नहीं रहेंगे तो इंडो पैसिफिक चाइना है जो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर जैसा दिखेगा और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के साथ नहीं जुड़ाव करना होगा, इनके साथ हमें हर तरीके का जुड़ाव, मतलब कहने का इकोनॉमिक एंगल का भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, जियोपॉलिटिकल एंगल का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आसियान कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशिया है जो उस रीजन में हमें अपना अगर दबदबा कायम रखना है, इंडो पैसिफिक रीजन को हमें अगर सुरक्षित रखना है तो ये नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपके दिमाग में अब तक क्लियर हो गई होंगी कि सर ये क्या चल रहा है पूरा। ठीक है, पूरी कहानी क्या है, क्यों ये
नेकलेस ऑफ डायमंड और क्यों ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो वो चर्चा में आ जाता है बार बार चाइना के हर डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सारे अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।